नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। 7 जनवरी 2020 जयपुर का प्रताप नगर सेक्टर 26 के यूनिक टावर अपार्टमेंट के आई ब्लॉक के फ्लैट नंबर 103 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजर रोहित तिवारी रहते थे। परिवार में पत्नी और उनका 21 महीने का बच्चा श्रेयम था। घर में छोटे बच्चे के कारण हमेशा रौनक बनी रहती थी, लेकिन उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रोजाना की तरह शाम को घरेलू नौकरानी रोहित के घर पहुंची। घर का गेट पहले से ही खुला था। वो जब फ्लैट में दाखिल हुई तो उसकी चीख निकल गई। कमरे में बेड पर रोहित की पत्नी श्वेता की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। घरेलू नौकरानी की सूचना पर पड़ोसी और प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। श्वेता की डेड बॉडी कमरे में पड़ी थी। उसके सिर व चेहरे से खून बह रहा था। डेड बॉडी की कंडीशन देखकर समझ आ गया था कि श्वेता के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। इसके बाद चाकू से गला काटा गया। पुलिस ने तुरंत एफएसएल टीम में आला अधिकारियों को घटना की सूचना दी। पुलिस जांच में पता चला कि श्वेता का मोबाइल फोन गायब था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित था। ऐसे में इस वारदात के पीछे की वजह लूटपाट बिल्कुल नहीं लग रही थी। श्वेता के साथ भी किसी तरह की बदसलूकी होने के सबूत नहीं मिले। इधर वारदात से अनजान श्वेता का पति रोहित अपने ऑफिस में था। उसके पड़ोसी अजय ने कॉल कर जल्दी घर आने को कहा। जब रोहित कार से घर पहुंचा तो फ्लैट के बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड और मीडिया कर्मियों की भीड़ देखकर उसे अनहोनी की आशंका सताने लगी। फ्लैट के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो पत्नी की लाश देखकर रोहित टूट गया। पड़ोसियों ने उसे किसी तरह संभाला। रोहित ऑफिस जाते समय पत्नी व बेटे को हंसते खेलते छोड़कर गया था। जब वह लौटा तो घर क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई और 21 महीने का बेटा लापता था। रोहित ने किसी तरह खुद को संभाला और बेटे को तलाशते हुए उसके बारे में पूछा। घर में कपड़ों पर मिले ब्लड स्पॉट किसी अनहोनी की ओर आशंका कर रहे थे। पुलिस ने फ्लैट व अपार्टमेंट की तलाशी ली। पड़ोसियों व अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। अपार्टमेंट में कुछ जगह सीसीटीवी लगे थे। इनमें से अधिकांश सीसीटीवी खराब मिले। इतनी बड़ी सोसाइटी में आने जाने वालों की जानकारी का भी कोई खास सिस्टम नहीं था। घटना के करीब 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। इसके बाद से लगातार मैसेज आए। अगले दिन रोहित ने मैसेज करने वाले व्यक्ति को वीडियो कॉल कर बेटे को दिखाने की बात कही। इस पर अपहरणकर्ता ने कहा है कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। इसके बारे में रोहित ने पुलिस को बताया। फिरौती के मैसेज रोहित की पत्नी श्वेता तिवारी के मोबाइल से किए गए थे। पुलिस को समझ आ गया था कि रोहित के बेटे श्रेयम को किडनैप किया गया है। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर लेने के निर्देश दिए और जांच में जुट गई। इस घटना से रोहित तिवारी बहदबास हो गया। वह अपने बेटे को लेकर चिंतित था। पूछताछ के दौरान रोहित ने बताया कि 24 जनवरी 2011 में श्वेता से उसकी शादी हुई। पेशे से केमिकल इंजीनियर रोहित IOCL में मैनेजर था और उसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी। उसने बताया कि वे करीब 2 साल पहले जयपुर ट्रांसफ़र होने पर यहाँ शिफ्ट हुए। शादी के 7 साल बाद काफ़ी मिन्नतों के बाद उनके घर बेटे श्रेयम का जन्म हुआ। श्रेयम IVF से हुआ। उसके आने के बाद से घर में खुशियों का माहौल था। श्वेता को तो मानो एक नई जिंदगी मिल गई, लेकिन हंसते खेलते परिवार को शायद किसी की नज़र लग गई। रोहित ने श्वेता के भाई शुभम को फ़ोन करके वारदात के बारे में बताया। इसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। रोहित तिवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रतापनगर पुलिस थाने में हत्या व अपहरण का केस दर्ज किया। उधर श्वेता तिवारी के परिजन कानपुर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। श्वेता के मोबाइल नंबर से लगातार फिरौती के मैसेजेस आ रहे थे।
बदमाश रुपए नहीं देने पर श्रेयम का मर्डर करने की धमकी दे रहा था। आखिरकार रोहित ने पुलिस को बताया कि वे फिरौती देने के लिए तैयार है, उसे अपना बेटा सकुशल चाहिए। पुलिस ने श्वेता के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर ले रखा था। श्वेता की अंतिम बात उसके पति रोहित से ही हुई। इसी नंबर से फिरौती के मैसेज आ रहे थे। मोबाइल की लोकेशन बार बार शहर के अलग अलग हिस्सों से आ रही थी। पुलिस अधिकारी अपहरणकर्ता से बच्चे को सकुशल छुड़ाने के प्रयास में जुटे थे। सबूत जुटाने और आरोपी के बारे में जानकारी लेने के लिए तकनीकी मदद भी ली जा रही थी। वारदात के दूसरे दिन 8 जनवरी बुधवार को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन पर तत्कालीन आदर्श नगर एसीपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी अपनी टीम के साथ प्रतापनगर पहुंच चुके थे। वे अपनी टीम के साथ सर्च अभियान में जुटे। उन्हें श्रेयम का शव शाम 5:30 बजे अपार्टमेंट के पीछे दीवार के पास खाली जगह पर मिला। मासूम श्रेयम की हत्या उसके सिर पर हथियार से वार करके की गई। जांच टीम में शामिल तत्कालीन मालपुरा गेट थाने के एसआई गुंजन सोनी ने बताया कि बच्चे की बॉडी मिलने के बाद भी अपहरणकर्ता फिरौती के मैसेजेस भेज रहा था। वो इससे अनजान था कि पुलिस को श्रेयम की डेड बॉडी मिल चुकी है। जयपुर कमिश्नरेट में हुए इस डबल मर्डर केस की जांच के लिए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने 8 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई और करीब 150 पुलिसकर्मी लगाए गए। जांच में सामने आया कि श्वेता की हत्या मूसली से सिर पर वार करने और गला काट करके की गई है। पुलिस को खून से सना चाकू पे मूसली भी मिली। घटनास्थल पर संघर्ष के सबूत नहीं मिले। ऐसे में पुलिस को वारदात में किसी परिचित के शामिल होने की आशंका थी। पुलिस ने सीआईएसएफ से एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली। फुटेज में रोहित रोजाना की तरह सुबह ऑफिस पहुंचते वे शाम 5:40 पर ऑफिस से दौड़कर घर जाते नजर आए। हालांकि एयरपोर्ट परिसर में जहां आईओसीएल का ऑफिस है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे बिल्डिंग में चल रहे निर्माण के कारण बंद थे। वारदात के बाद हर शख्स यही जानना चाहता था कि आखिर ये हत्याएं किसने की। पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि न लूट हुई है और न महिला के साथ बदसलूकी, तो फिर डबल मर्डर किसने और क्यों किया। मां का शव 7 जनवरी को घर पर मिला। बेटे का शव अगले दिन यानी 8 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे सोसाइटी के बाहर मिला। इसके बाद भी रोहित के मोबाइल पर फिरौती के मैसेजेस आ रहे थे। डबल मर्डर की ये गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही थी। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि 7 जनवरी 2020 को जयपुर के प्रताप नगर में दिन दहाड़े श्वेता तिवारी और उसके 21 महीने के बेटे श्रेयम की हत्या हो जाती है। बेटे का शव वारदात के दूसरे दिन यूनिक टावर के पास खाली जगह पर मिला। डबल मर्डर की गुत्थी उलझती जा रही थी। पुलिस जांच और संदेह की सुई परिचितों के आसपास ही घूम रही थी। बड़ा सवाल यही था कि ये हत्याएं किसने और क्यों की। पोस्टमार्टम के अगले दिन श्वेता तिवारी और उसके बेटे श्रेयम की एक साथ अर्थी उठी। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। बेटे श्रेयम के शव को चिता पर उसकी मां की गोद में लिटाया गया। ये देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। इधर हत्यारे के पकड़े नहीं जाने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस हर नज़दीकी व्यक्ति को संदेह की नज़र से देख रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिस ने श्वेता के परिजनों से एक बार फिर पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा व माता माधुरी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के बाद से खुश नहीं थी। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती थी। इन्हीं झगड़ों के कारण अक्टूबर 2012 से सितंबर 2013 तक अलग अलग भी रहे। बुजुर्ग माता पिता ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनके दामाद का हाथ हो सकता है। इसकी पुष्टि के लिए परिजनों ने 2012 में श्वेता के लिखे पत्र भी पुलिस को सौंपे। बुजुर्ग दंपति के बताए कारणों के बाद पुलिस रोहित तिवारी पर नज़र रख रही थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों की शादी रोहित के परिवार वाले दिल्ली तो वहीं श्वेता के परिवार वाले कानपुर में करना चाहते थे। दोनों के सहमत नहीं होने पर बातचीत के बाद आखिरकार गाजियाबाद में शादी हुई। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन रहने लगी। इस दौरान दोनों करीब 1 साल अलग भी रहे।
परिजनों ने बताया कि वारदात से 2 दिन पहले रोहित और श्वेता के बीच झगड़ा हुआ। रोहित ने श्वेता के साथ मारपीट भी की थी। 5 जनवरी को हुए झगड़े के बाद रोहित ने साले शुभम को मैसेज किया, मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझे होश में आने दो वरना कुछ बुरा हो जाएगा। घटना के बाद रोहित ने अपने साले शुभम मिश्रा को दूसरा मैसेज कर कहा, इस औरत का चेहरा नहीं देख सकता मैं। इसकी पुष्टि रोहित के मोबाइल के इनबॉक्स में मिले मैसेज से हुई। श्वेता अपने पति रोहित के साथ 2015 में उदयपुर आ गई। दोनों के बीच विवाद यहाँ भी हुए। इसी बीच पुलिस को मां बेटे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली। इससे श्वेता व श्रेयम की मौत का समय एक ही बताया गया। इससे ये साफ हो गया कि श्रेयम के अपहरण की कहानी झूठी थी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने और केस की दिशा भटकाने के लिए ये कहानी बनाई थी। दूसरा, श्रेयम की डेड बॉडी मिलने के बाद भी अपहरणकर्ता फिरौती के 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। इससे पुलिस की ये थ्योरी सही साबित हुई कि इस वारदात में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। वारदात की सूचना के बाद ऑफिस से घर पहुंचे रोहित तिवारी का व्यवहार पुलिस अधिकारियों को भी अखर रहा था। जांच टीम के सदस्य तत्कालीन आदर्श नगर एसीपी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रोहित शुरुआत से ही बार बार अजीब हरकतें कर रहा था। पत्नी की हत्या होने के बाद भी वो चिंतित नहीं था। पत्नी की हत्या क्यों और किसने की, जांच में क्या पता चला, ये उसने कभी नहीं पूछा। वह केवल अपने बेटे के अपहरण को लेकर बातें करता, जो वास्तविकता कम और नाटक ज़्यादा लग रहा था। इसी दौरान रोहित ने पत्नी श्वेता के शव को देखकर कहा, आई एम सॉरी श्वेता, आई एम सॉरी। ये बातें जब पुलिस अधिकारियों को पता चली तो उन्हें भी असहज लगा। आखिर वो अपनी पत्नी से माफ़ी किस बात के लिए मांग रहा था। शक की सुई रोहित पर गहराती जा रही थी। ये भी सच था कि वो 7 जनवरी को पूरे दिन ऑफिस में था। सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयानों से भी ये साबित हुआ। अब बड़ा सवाल यही था कि क्या रोहित ने किसी की मदद से हत्या करवाई। पुलिस टीम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक दूसरे से साझा करते हुए आगे की रणनीति पर काम कर रही थी। एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यूनिक टावर के एंट्री गेट पर लगे सीसीटीवी में कोई भी व्यक्ति बच्चे को लेकर बाहर जाते कैद नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस को रोहित के पड़ोसी के फ्लैट I-102 पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखा। पड़ोसी राजस्थान से बाहर गए। ऐसे में पुलिस ने उनसे मदद मांगी और उनकी अनुमति के बाद बालकनी से खिड़की तोड़कर कैमरे की DVR लेकर उसकी जांच की। इस कैमरे की दिशा फ्लैट की सीढ़ियों की ओर थी। इससे एक व्यक्ति बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगा। पुलिस ने रोहित से इस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने बताया ये उसका दोस्त सौरभ जाट उर्फ राजकुमार है। वह मूल रूप से आगरा यूपी का रहने वाला है, यहाँ सांगानेर इलाके में रहता है। एसीपी ने बताया कि इसी दौरान रोहित के फ्लैट की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला ने भी बताया कि उनके कैमरे में भी कुछ आवाज़ उसी समय रिकॉर्ड हुई। ये आवाज़ श्रेयम के रोने व श्वेता के चीखने की थी। पुलिस ने सौरभ जाट के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया। इससे उसके यूनिक टावर में आने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान सौरभ व श्वेता के चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन भी एक साथ ही आ रही थी। आरोपी ने जिन अलग अलग जगहों से फिरौती के लिए कॉल व मैसेजेस किए, वहां दोनों मोबाइल एक साथ एक्टिव थे। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। तत्कालीन एसआई गुंजन सोनी ने बताया कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी में कैद उसके जूतों से हुई। जब पुलिस ने उसे सांगानेर में उसके घर से पकड़ा तो उसके घर से वही जूते बरामद हुए। एसीपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने श्वेता का मोबाइल फिश एक्वेरियम में छुपा दिया था। पुलिस ने बाद में मोबाइल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में हत्या के आरोपी सौरभ ने बताया कि वे श्रेयम के शव को सोसाइटी के पीछे खाली जगह में ही दफनाना चाहता था। किसी के देख लेने की आशंका के चलते वे दिन में उसे दीवार के पास पटक करके चला गया। वह रात में दोबारा आकर श्रेयम के शव को दफनाना चाहता था, लेकिन घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया।
इस कारण उसे मौका नहीं मिला और वह अपनी योजना को पूरी नहीं कर सका। इसी बीच घटना के दूसरे दिन श्रेयम का शव पुलिस को मिल गया। जांच में सामने आया कि रोहित व सौरभ एक दूसरे के परिचित थे। दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे। इसकी पुष्टि होटल फ्लाई व्यू के वेटर ने भी की। इस दौरान रोहित ने सौरभ से उसकी पत्नी से छुटकारा दिलाने की बात कही। रोहित ने इसके लिए 10,000 रुपये एडवांस भी दिए। पुलिस ने सौरभ की सूचना पर इसमें से शेष बचे 6,000 रुपये सौरभ के फ्लैट से बरामद किए। पुलिस के अनुसार रोहित ने श्वेता की हत्या कराने की प्लानिंग कर रखी थी। रोहित ने बताया कि उसने इसके लिए 7 साल तक इंतजार किया, क्योंकि वह दहेज हत्या जैसे किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। जांच टीम में शामिल रहे एसीपी पुष्पेंद्र सिंह बताते हैं, रोहित मर्डर करने के बाद दोबारा शादी करके नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। आईवीएफ से हुए बच्चे को भी वे खुद का नहीं मान रहा था। रोहित ने पूछताछ में पुलिस को इसके बारे में बताया कि पत्नी से विवाद के बाद वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। दूसरी शादी करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उसने अपने 21 महीने के बेटे की भी हत्या करा दी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में रोहित ने खुद ये बात कबूल की। वारदात के 4 दिन बाद पुलिस जब इस डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया। श्वेता व उसके बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि श्वेता का पति और श्रेयम के पिता यानी कि उसके पापा खुद रोहित तिवारी ही थे। रोहित ने ही सुपारी लेकर किलर दोस्त सौरभ उर्फ राजकुमार के जरिए ये हत्याएं करवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस केस का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि रोहित तिवारी को लगा कि पत्नी की हत्या करने के बाद वह घटना को बच्चे के अपहरण की शक्ल देकर के बच जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि रोहित ने प्लानिंग के तहत अपने ऑफिस के कैमरे घटना से कई दिन पहले ही बंद कर दिए थे। वारदात के दिन रोहित अपने ऑफिस में आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा व्यस्त था। उसने ऑफिस की वेलफेयर पार्टी में देरी से आने के लिए सभी से माफ़ी भी मांगी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि अमूमन वो ऐसा नहीं करता था। रोहित द्वारा सौरभ की पहचान करने के बाद पुलिस का सौरभ पर दबाव बढ़ रहा था। सौरभ ने डबल मर्डर केस में अकेले खुद को फंसते देख पुलिस के सामने सारा राज उगल दिया। पूछताछ में सौरभ ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एसीपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रोहित व सौरभ के बीच में एक दूसरे की पत्नी की हत्या करने को लेकर डील हुई थी। सौरभ ने बताया कि पहले उसे रोहित की पत्नी की हत्या करनी थी। डील के मुताबिक इस मामले के सुलझने के बाद रोहित को उसकी पत्नी की हत्या करनी थी। जांच में सामने आया कि सौरभ व उसकी पत्नी का रोहित के घर आना जाना था। श्वेता तिवारी भी सौरभ से परिचित थी। इसी कारण सौरभ को वारदात के दिन आसानी से घर में आने दिया। श्वेता ने सौरभ के लिए चाय नाश्ता बनाया और उसके साथ हॉल में बैठ गई। इस दौरान सौरभ किसी काम के बहाने रसोई में चला गया। श्वेता मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हो गई। सौरभ इस दौरान किचन से एल्यूमिनियम की मूसली छुपाकर लाया और अचानक श्वेता के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे श्रेयम के सिर पर हमला कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद सौरभ ने चाकू से श्वेता का गला भी काट दिया ताकि वह जिंदा नहीं बच सके। इसके बाद सौरभ श्रेयम का शव तौलिए में लपेटकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और पास के खाली प्लॉट में पड़ी जगह में उसे फेंक दिया। अपने चेहरे को थोड़ा छिपाते हुए मेन गेट से बाहर निकल गया। इससे पहले सौरभ ने फ्लैट में फैले खून को साफ किया और मूसली टॉयलेट में लगा दी। रोहित के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया। जब पुलिस ने इसके मोबाइल की गैलरी देखी तो वहां एक फ़ोटो अखबार की न्यूज मिली। इस न्यूज का शीर्षक डिप्रेशन से पीड़ित शख्स ने पत्नी की हत्या कर की आत्महत्या था। जब पुलिस ने इसकी डिटेल की जांच की तो पता चला कि रोहित ने ये इमेज 22 दिसंबर 2019 को सेव की थी। पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। ये फ़ोटो वारदात से महज 15 दिन पहले की थी, जो आरोपी की मंशा को बता रही थी। प्रतापनगर
पुलिस ने बताया कि कुछ समय बाद कोर्ट से साजिश करता रोहित तिवारी को जमानत मिल गई